पढ़ाई के हालचाल कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ जी, अच्छे। चलिए क्लास को बढ़ा देते हैं और कुछ पढ़ाई की बात चल रही थी सहायक सामग्रियों को लेकर, और एनसीईआरटी के अनुसार जो वर्गीकरण था वो आपने पढ़ लिया था मेरे ख्याल से। सहायक सामग्री के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके प्रकार वगैरह काफी पढ़ लिए थे, और कई बार जो अगला जो टॉपिक था वो क्या बताया, कुछ बताया टॉपिक भाई, कौन सा पढ़ना है आगे? कौन सा टॉपिक पढ़ना था? एनसीईआरटी हो गया था, उससे पहले डेल हो गया था, डेल से पहले आपका हो गया था प्रक्षेपण के आधार पर हो गया था, उसके आधार पर उससे पहले फिर इंद्रियों के आधार पर हो गया था। तो ऑलमोस्ट जो प्रकार थे वो आपने पढ़ लिए हैं सहायक सामग्री वाले। सहायक सामग्री के बारे में अर्थ पढ़ लिया था, अर्थ के से पहले उसका महत्व वगैरह भी पढ़ लिया था, विशेषताएं आप लोगों ने पढ़ ली थी, प्रकार आपने उसके पढ़ लिए थे। ये जवाब था आपका। अब एक प्रश्न मन में आ रहा है, आप यदि जवाब दो तो पूछ लो आप लोगों से। चलिए, जो प्रश्न है वो सहायक सामग्रियों के बारे में है। प्रश्न क्या है, केवल इतना सा ही पूछना था कि सपोज करिए आपसे कोई कंडीशन दे रहा है टीचर, और टीचर कंडीशन जो दे रहा है वो इतना सा ही है कि भाई एक टीचर है, या आपको पहले कंडीशन बता दिया, और कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्रियों से, क्लियरली आपको कंडीशन देते हुए पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण अधिगम में गुणात्मकता आती है, इसलिए एक प्रभावी शिक्षक वह है जो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अधिक से अधिक करता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब था वो हमें देना था यस एंड नो में, कि भाई आपका जवाब जो सही है या आपका जवाब गलत है। तो क्या रहेगा आपके हिसाब से? क्या रहेगा? यस रहेगा। कैसे पता चला आप लोगों को? भाई आपने लॉजिक जो लगाया होगा ना कुछ तो इसके लिए, कि ये लॉजिक लगाया सर हमने, तो लॉजिक क्या था? क्वालिटी मतलब? नहीं, जैसे आंसर दिया आपने कि यस, तो इस यस के पीछे लॉजिक लगाया होगा ना आपने कि ये बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये कारण है इसके पीछे। अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं इससे, वेरी गुड। दूसरा जवाब क्या हो सकता है? रोचकता भी इससे आती है, वेरी गुड। और क्या जवाब रहेगा इसके पीछे? क्या क्या और आपको लगता है कि सर ये जवाब है इसका? बालक क्रियाशील रहता है इसमें, वेरी गुड। लेकिन इसका जो आंसर है ना, नो है। अब नो के पीछे जवाब दो कि क्या क्या हो सकता है ना? क्या था? एक बार दोबारा प्रश्न बोल दे। एक बार प्रश्न ये था, अरे यार फिर तो आपने जवाब कैसे दे रहे थे बिना जो है ना? इसको कहते हैं बस गुरुजी, क्या फर्क पड़ता है, आप 2 बार पूछो 3 बार पूछो, बोलो अपना तो आंसर क्या है, सेट है अपना। तो प्रश्न समझ में आए नहीं आए, आंसर हम जरूर दे देते हैं, ऐसे ही है हम तो, है ना? हम तो ऐसे ही है। अच्छा, आपने नहीं दिया। चलिए, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण में गुणात्मकता आती है, इसलिए एक प्रभावी शिक्षक वह है जो शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिकतम प्रयोग करता है। यहां गड़बड़ हो गई अधिकतम पर, है ना? गड़बड़ कहां पर हो गई? अधिकतम पर। देखो, अधिकतम तो कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, हर जो चीज है वो कितनी होनी चाहिए? जरूरत के हिसाब से। भाई खाने में नमक टेस्ट लेकर आता है, इसलिए हमें खाने में नमक अधिकतम डालना चाहिए। ये गलत है, सही बात है? ये गलत है। ये चाय में चीनी डालने से चाय का स्वाद बढ़ता है, चाय मीठी लगती है, इसलिए चाय में अधिकतम चीनी डालनी चाहिए। ये तो गलत जवाब है ये तो, क्योंकि किसी का भी अधिकतम मात्रा ठीक नहीं रहता है, उसकी मात्रा होनी चाहिए आवश्यकता के अनुसार। इसलिए ये जवाब था। तो नोट करके आप लिखेंगे एक लाइन
और आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। धन्यवाद। लक्ष्मी पूजन कल हो गया था भाई, आज गोवर्धन पूजा है। कल जो है वो भाई दूज होगा कल। तो हमारी जो मैडम है सारी अपने भाइयों को फोन कर देना एक बार कि माफ करना भाई, मैं इस वाली भाई दूज को नहीं आ पाई हूं, है ना। जाओगे क्या? अरे वाह, तो पहले फोन करके आज ही बोलो उनको कि भाई हम कल आ रहे हैं। अच्छा, 1 घंटे का रास्ता है, पैसे मिलते हैं? अरे वाह, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे देखो पैसे मिलते हैं ना, भाई दूज पर जाते तो पैसे मिलते हैं। तुम अच्छा, छोटा भाई है अभी। अच्छा, फिर तो उसको देना पड़ता होगा फिर, है ना। 100% पैसों से प्यार नहीं होता है, लेकिन कमबख्त प्यार भी पैसों से ही होता है ना। ये सही बात है। ये देखो बेचारे कैसे देख रहे हैं, देखो कितनी संभावनाएं लेकर बैठे हैं क्लास में। आपने जो कहा वो बात तो सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी सच है। बिल्कुल ये शाश्वत सत्य हो गया है ये कि आजकल लोगों का मम्मी पापा भाई बहन पैसा हो गया भाई, है ना। पैसा जो है वो लोगों का माता पिता भाई बहन हो गया है। ये सही बात है, ये हकीकत है ये बात। उसका कारण है, वजह बहुत बड़ी है। हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं क्योंकि पैसा एक साधन हो गया है और वो साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पैसा साधन हो गया है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आप मुझे बताइए, जब पैसा होता है आपकी जेब में तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है, और जब पैसा नहीं होता तब हमारा जो कॉन्फिडेंस है बहुत बिलो होता है। यही कारण है कि जब पैसा होता है तब तो डायलॉग भी होता है, मतलब क्या खाएगा तू, है ना। ये होता है डायलॉग, क्या खाएगा तू। और जब पैसे नहीं होते ना तो होता है नहीं नहीं यार पतासी खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, मूंगफली खाते हैं, आज मौसम अच्छा है। तो थोड़ा सा पैसा जो है उसका जो महत्व बढ़ गया है। और आपको मालूम है भाई, आजकल पैसा सम्मान भी दिलवाता है। आजकल जहां हम रहते हैं वहां सम्मान किससे मिल रहा है? पैसे से मिल रहा है। और आप यकीन मानिए लोग भी तमीज से पेश आते हैं भाई, है ना। तमीज से आते लोग बाग। अरे वाह, भर्तरी ने बताया था नीति शतक में लक्ष्मी की महत्वता। और क्या, अरे वाह, क्या चलिए एक बार एक लाइन हम लिख देते हैं, फिर बाद में करते हैं इसके बारे में। उसमें लिखना है आपको, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। एक लाइन लिखनी है केवल, जिसको आप नोट करके लिख सकते हो, जहां कल आपने बंद किया था उससे आगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में प्रभावशीलता एवं गुणात्मकता आती है, गुणात्मकता आती है। इसलिए प्रभावी शिक्षक को उसका प्रयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए।
ये भाई हमने लिखा है सहायक सामग्री के बारे में, यूज करिए लेकिन आवश्यकता के अनुसार। मैक्सिमम यूज हम नहीं कर सकते, मैक्सिमम यूज करेंगे तो फिर गलत जवाब हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि साहब इनका जो प्रयोग है वो हमें अधिकतम नहीं करना है, बल्कि इनका प्रयोग करना है आवश्यकता के अनुसार। शायद लिख भी लिया आप लोगों ने ये, और इसका मतलब भी समझ गए होंगे शायद आप लोग। कोई नहीं, लिख लो एक बार। कल सीटेट का पेपर कैसा हुआ परसों? बाइगोत्स्की के प्रश्न 3 से 4 थे मेरे ख्याल से, जीन पियाजे के 2 थे, और समावेशी का शायद 1 था, कोहलबर्ग के 2 थे, तो और इसके अलावा एक प्रश्न स्मृति वाला था, एक जो प्रश्न था वो था आपका निदान उपचार वाला था। ओवरऑल मैं कह रहा था ना कि सारे नाम घूम फिर के यही आते हैं ये, और इसका तो फिक्स होता है सीटेट का, तो थोड़ा सा हमें ये है कि समझना होता है। कैटेगरी ऊपर डिपेंड करता है। 82 और 90 मार्क्स होते हैं, 82 और 90। जो रिजर्व जो रहता है उनके लिए 82 रहता है, और बाकी के लिए जो है वो 90 रहता है। तो आप 80 प्रश्न भी कह दोगे तो भी ठीक है, 80 मार्क्स कह दोगे तो भी ठीक है, 90 मार्क्स कह दोगे तो भी ठीक है, और 90 प्रश्न कह दोगे तो भी ठीक ही है। अब आप मुझे बताइए, अगला जो चैप्टर है मुझे लग रहा है मूल्यांकन वाला है शायद। चेक करो एक बार कौन सा है सिलेबस में, शायद मूल्यांकन वाला होगा अगला चैप्टर। मुझे लग रहा है एग्जैक्टली मूल्यांकन ही है। क्या है भाई? अच्छा, एक तो है मूल्यांकन की विधियां, और उससे आगे वाला कौन सा है? निदान उपचार। बस बस बस, आप अपन समझ गए। तो सबसे पहले जैसा हमारा तरीका भी रहा है, हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम चर्चा में लेकर आते हैं। अरे बातें नहीं करे यार अभी। तो यहां पर जो प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मूल्यांकन का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले पढ़ना है मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और ये जो मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है इसी को कहा जाता है अवधारणा कहा जाता है। और जो अवधारणा है आपका, अरे यार बातें क्यों कर रहे हो भाई, देवियों देवताओं रुक जाइए जरा। अवधारणा में 2 बातें शामिल होती है। 2 बातें कौन कौन सी है? तो पहला तो इसका भाई अर्थ हमें पढ़ना होता है, और अर्थ के साथ साथ हमें कुछ परिभाषाएं वगैरह होती है जिनको पढ़ना होता है। तो मूल्यांकन में सबसे पहले हम लोग अवधारणा को समझेंगे, मूल्यांकन कहते किसे हैं। यहां से जो प्रश्न आता है बड़ा स्पष्ट प्रश्न रहता है, और प्रश्न जो स्पष्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि साहब मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह आपसे पूछा जाएगा। उस कंडीशन में हो सकता है 3 जवाब आपके सही दे रखे हो, एक कोई जवाब आपका गलत हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि 4 में से कुछ जवाब सही भी हो कुछ गलत भी हो, उसे आपको पहचानना होगा। तो पहला काम है आपका अवधारणा वाला। दूसरा जो जवाब आपको ध्यान रखना है, जो मुझे लगता है यहां पर सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यह है आपकी मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे ज्यादा बार आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। और मजेदार बात यह है कि आप चाहे तो आप रीट का एग्जाम दे लो, चाहे आप 3rd ग्रेड का एग्जाम दे लो, चाहे आप ग्रेड 2 का एग्जाम दे लो, सबसे ज्यादा यदि कोई प्रश्न आज तक पूछा गया है तो वो प्रश्न आपकी मूल्यांकन की विशेषता। रीट भी हुई है, 3rd ग्रेड भी हुई है, दोनों में आया हुआ है। इवन आप जब भी 3rd ग्रेड का एग्जाम दोगे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है ये रहेगा आपका, और उनको हमने नाम दे दिया है मूल्यांकन की विधियां। अभी जो मूल्यांकन की विधियां हैं, याद रखना इसके बारे में 2 नाम बनते हैं, 2 प्रश्न आप लोगों के बनेंगे। और 2 प्रश्न आपको
और वो दो प्रश्न कौन कौन से होंगे? तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि साहब मूल्यांकन की मात्रात्मक जो विधियां हैं, ये मात्रात्मक विधियां कौन कौन सी होती है, ये आपसे जवाब पूछा जाएगा। और जो दूसरा जवाब है आपका ये रहेगा कि साहब ये जो गुणात्मक विधियां हैं हमारी, ये गुणात्मक विधियां कौन कौन सी होती है। तो कुल मिलाकर आपसे मात्रात्मक विधियां, मात्रात्मक के अलावा गुणात्मक विधियां, दोनों प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाने हैं। और जब जवाब दे दिया आपने मूल्यांकन की विधियों के बारे में, उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और वो रहेगा आपका मूल्यांकन का महत्व। और ये जो मूल्यांकन का महत्व है, ये आजकल एग्जाम में थोड़ा ज्यादा पूछना स्टार्ट हो गया है। हमें मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, मूल्यांकन से क्या फायदा है, मूल्यांकन किस प्रकार शिक्षण को प्रभावी बनाने में हमारी मदद करता है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और फिर हम बात करेंगे आपसे निदान और निदान के साथ में उपचार के बारे में। तो भाई देखिएगा, यदि कोई आपसे पूछे कि मूल्यांकन में कौन कौन सी बातें होती है जिनको पढ़ना जरूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है ये बनेगा आपकी मूल्यांकन की विशेषताओं में बनेगा। दूसरा जवाब है कि साहब मूल्यांकन की विधियों में यही प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी मात्रात्मक है या कौन सी नहीं है, कौन सी गुणात्मक विधि है, कौन सी गुणात्मक विधियां नहीं है। उसके बाद में आता है आपका मूल्यांकन का महत्व। या तो पूछेगा कि साहब मूल्यांकन क्यों करना आवश्यक है, ये पूछेगा। और यह पूछेगा भाई मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछेगा। और लास्ट में पूछेगा निदान और उपचार, दोनों के बारे में दो प्रश्न बनते हैं। पहला बनेगा साहब निदान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य असत्य है, ये आपका बनेगा। और दूसरा बनेगा उपचारात्मक शिक्षण करवाते समय, मूल्यांकन करते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये प्रश्न है जो आपके इस चैप्टर से बनते हैं, ये वो बातें हैं जिनको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब यदि सबसे पहले हम बात करें पढ़ने की, तो हमसे पहला ही नाम पूछा जाएगा कि साहब हम मूल्यांकन कहते किसे हैं, ये हमें बताइए। और जब आपसे मूल्यांकन के बारे में चर्चा होगी तो हमारे यहाँ अमूमन पढ़ाने का तरीका रहता है, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि साहब मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं, तो जवाब देते हैं मूल्य प्लस अंकन। और ये जो मूल्य प्लस अंकन है, इसी को कहते हैं मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना। दो शब्द कौन से? मूल्य प्लस अंकन, जिसका अर्थ होता है मूल्यांकन। तो डायरेक्ट ही कह देते हैं यार, मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यांकन, है ना। ये कलाकारी करने की कहां जरूरत है? क्या मैडम? मूल्यांकन, मूल्यांकन के अर्थ अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ भी कहो, मार सब बड़े जोरदार है हमारे, है ना। मतलब जिंदगी में इतने अच्छे वकील मिल जाए ना तो जिंदगी आराम से कट जाती है फिर। और वैसे मेरे साथ आप लोग रह लो ना भाई साहब, मैं दुनिया को जीत लूं दोबारा से, है ना। पूछता है भारत, बोलो बताइए बताइए मूल्यांकन के कितने अर्थ होते हैं? मैडम आप बताओ, आप भी बताने वाली थे। अच्छा, आप बोल रहे हो कि वो ऐसे बोल रही है क्या? अरे 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 अरे, धन्यवाद आपका। इस विपत्ति के समय में आपने मुझे सहयोग दिया, आपका तहे दिल से आभार आपका। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपका सहयोग का अभिलाषी रहूंगा। नहीं, अभिलाषी है ना, कि सहयोग ने, मैडम ने कहा कि सहयोग मिलता रहेगा आगे भी, तो मैं हम अभिलाषी रहेंगे इसके लिए। तो मूल्यांकन के अर्थ कितने होते हैं? अच्छा नहीं बताना। अच्छा, मुझे लगता है हमारे गुरुजियों ने प्रेशर में ला दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं। मूल्यांकन जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग तो अनेक संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि परीक्षा लेना, जांचना, निरीक्षण करना। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मूल्यांकन शब्द का अर्थ ना तो परीक्षा होता है, ना जांचना होता है, ना परीक्षण होता है, और ना अनुमान लगाना।
तो अब समस्या आ गई कि भाई फिर मूल्यांकन हम कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा, मूल्यांकन के बारे में कहा जाता है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का मतलब होता है कोई काम जो सतत रूप से चलता है। तो आपका पहला जवाब है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया होती है। अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा, यार कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका जवाब रहेगा एक ऐसी प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है। इसका मतलब है सतत रूप से चलती है। मूल्यांकन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। और एक ऐसी प्रक्रिया जिसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मतलब मूल्यांकन हम कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं करते, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो पहला जवाब है मूल्यांकन सतत होता है। दूसरा जवाब है मूल्यांकन उद्देश्य पूर्ण होता है। अब दिक्कत यह है कि मूल्यांकन करते क्यों हैं? तो इसका जवाब रहेगा कि भाई मूल्यांकन के आधार पर ही एक टीचर को शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की प्रभावशीलता की बात कर लेना, उस प्रक्रिया की गुणात्मकता की बात कर लेना, कि शिक्षण की प्रक्रिया की गुणात्मकता एवं प्रभावशीलता के विषय में निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका मतलब हुआ कि मूल्यांकन का अर्थ होता है, तो जवाब रहेगा निर्णय करना। मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय लेना। और यही कारण है आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है कि साहब मूल्यांकन का अर्थ होता है, वहां लिखा हुआ है परीक्षा लेना, वहां लिखा हुआ है जांच करना, वहां लिखा हुआ है निरीक्षण करना, और वहां लिखा हुआ है निर्णय लेना। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा? निर्णय लेना। किस बारे में निर्णय लेना? बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना समझा है, टीचर ने कैसा पढ़ाया है, इन सब के बारे में हम निर्णय लेते हैं। किसके आधार पर? तो जवाब है मूल्यांकन के आधार पर। तो पहला जवाब है मूल्यांकन एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया की प्रभावशीलता एवं गुणात्मकता के विषय में निर्णय लिए जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये लाइन आपको समझ में आएगी। इसका मतलब है कि यदि आप जानना चाहते हो कि बच्चे ने कितना सीखा है, मूल्यांकन करना पड़ेगा। आप जानना चाहते हो बच्चे ने कितना समझा है, मूल्यांकन करना पड़ेगा। आप जानना चाहते हो कि साहब शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपको चेक करना है बालकों के व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए हैं, क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। और इन्हीं सब के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। यही कारण है मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय लेना या निर्णय करने की प्रक्रिया। तो इसका जो अर्थ है वो एक बार हम अर्थ इसका लिख देते हैं। हेडिंग रहेगा आपका, और हेडिंग हो गया है मूल्यांकन। इसमें लिखेंगे मूल्यांकन एक सतत चलने वाली, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया की प्रभावशीलता एवं गुणात्मकता के विषय में निर्णय किए जाते हैं।
गुणात्मकता के विषय में निर्णय किए जाते हैं। विषय में निर्णय किए जाते हैं। सर लिख लिया आप लोगों ने, ये आगे चले, धन्यवाद। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसके आधार पर ही समुचित शैक्षणिक शैक्षिक प्रक्रिया की उपयोगिता प्रदर्शित होती है। उपयोगिता प्रदर्शित होती है, यह आपका जवाब है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसके आधार पर समुचित शैक्षणिक प्रक्रिया की उपयोगिता प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, और आप एक छोटा सा हेडिंग बना देना और उसमें लिखेंगे मूल्यांकन संबंधी कथन। मूल्यांकन संबंधी कथन, कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कथन है जिनको लिखना जरूरी है। अब वो कथन कौन कौन से हैं अभी बात करेंगे उसके बारे में। मूल्यांकन संबंधी कथन, और वो कथन कौन कौन से हैं, तो पहला जो कथन है वो हमने नाम लिखा है, और ये जो नाम है ये सबसे पहले लिख दिया है B.S. ब्लूम। खतरनाक नाम है भाई, इसका नाम जो है वो काफी जगह पर आता है। तो जवाब हो गया है आपका B.S. ब्लूम। जो B.S. ब्लूम है, इसको यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो मालूम चलेगा कि साहब B.S. ब्लूम कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता की जांच करते हैं। क्लियर जवाब दे दिया। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर शिक्षण एवं अधिगम की जो प्रभावशीलता है उसकी जांच की जाती है। टीचर ने कितना पढ़ाया, बच्चे ने कितना सीखा, इसकी जांच होती है। किसके आधार पर? मूल्यांकन के आधार पर। यही वो व्यक्ति है जिसने आगे चलकर मूल्यांकन का एक उपागम प्रस्तुत किया, जिसे नाम दिया जाता है शिक्षणोपरांत मूल्यांकन उपागम। रिपीट कर रहा हूं, जिसको नाम दिया गया शिक्षणोपरांत मूल्यांकन उपागम। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि मूल्यांकन का शिक्षणोपरांत उपागम किसके द्वारा प्रस्तुत किया, तो जवाब रहेगा B.S. ब्लूम के द्वारा। और B.S. ब्लूम ने शिक्षणोपरांत मूल्यांकन के आधार पर जो उपागम दिया है उसके कितने तत्व थे, तो जवाब है 3 तत्व थे। इसीलिए उसके उपागम को कई बार मूल्यांकन का त्रितंत्रीय उपागम भी कहा जाता है। क्या आपको मालूम है वो 3 तंत्र कौन कौन से थे? 3 तत्व कौन कौन से थे? त्रिमुखी जो प्रक्रिया कह रहा है ये, है ना, मूल्यांकन की त्रिमुखी जो प्रक्रिया है उसमें 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 तत्व? कुछ सुना या नहीं सुना? उनके नाम पढ़े या सुने हैं या नहीं सुने हैं? नहीं बताएंगे नहीं, वो तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा इस बार। तो बताइए कौन कौन से 3 थे?
मूल्यांकन के 3 तत्व बीएस ब्लूम के अनुसार, जिनको उसने नाम दिया था मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया। हाँ जी, पहला रचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा योगात्मक। पहला निदानात्मक हो गया है, दूसरा उपचारात्मक हो गया है, और थर्ड वाला बोला वही डाउट है बस, क्रियात्मक। अच्छा, इनमें से छाट लूं? हाँ जी, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। वेरी गुड। चलो देखते हैं एक बार, कुछ लाइन लिख देते हैं पहले। तो हमने लिखा है शिक्षण, या डायरेक्टली हम मूल्यांकन के बारे में लिख रहे हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता की जांच होती है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता की जांच होती है। ये हमने जवाब दिया है और उम्मीद करूंगा शायद आपने लिख भी लिया है ये। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ब्लूम ने मूल्यांकन का शिक्षणोपरांत उपागम प्रस्तुत किया। शिक्षणोपरांत मूल्यांकन उपागम प्रस्तुत किया जिसके निम्न 3 तत्व है। अब ये कौन कौन से 3 तत्व है ये हम एक बार देखेंगे और सभी को एक बार पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। जिंदगी में सुख भी आएंगे आपकी, है ना, और जिंदगी में दुख भी रहेंगे, तकलीफ भी रहेगी। हो सकता है अभी थोड़ा बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो सकता है इससे आगे थोड़ी और भी तकलीफ हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए थोड़ी सी। लेकिन ये जो तकलीफ का जो कारोबार है या तकलीफ का जो कारवा है खत्म होगा आपकी खुशियों के साथ में, आपकी तरक्की के साथ में, आपकी कामयाबी पर जाकर। इसलिए जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तकलीफ का रास्ता हो सकता है और तकलीफ स्थायी रहेगी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कुछ समय के लिए आती है, आपको मालूम है, हर किसी की लाइफ में आती है। इंसान के रूप में यदि ईश्वर ने भी जन्म लिया होगा तो आपको मालूम है ईश्वर ने भी परेशानियां झेली है। यही कारण है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई यदि इंसान के रूप में मैं भी आऊंगा तो कष्ट तो मुझे भी उठाने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए, श्री राम का जो जीवन है मैं समझता हूं तकलीफों का और परेशानियों का पर्याय रहा है। कृष्ण जी को देख लीजिएगा, उनका जो जीवन है ये भी परेशानियों से भरा हुआ था। और आप आपके किसी भी लोक देवता को उठाकर देख लेना, उसका भी जो जीवन है वो किससे भरा होगा? तकलीफ से भरा होगा।
वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि तकलीफें कभी स्थायी नहीं होती और तकलीफ जिसके जीवन में आएगी और जिसने उसको फेस किया पूरी ईमानदारी के साथ में, उसका जीवन हमेशा ही शानदार तरीके से गुजरता है। इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, तकलीफें आएगी, 100% है। कुछ तकलीफें ऐसी होगी, हो सकता है कुछ, क्या मैक्सिमम तकलीफें वो होती है आपकी हमारी, जिन तकलीफों के लिए पैसा उत्तरदायी होता है। पैसा होता तो ये कर लेता, पैसा होता तो और पढ़ लेता, पैसा होता तो कोचिंग कर लेता, पैसा होता तो मैं जयपुर में और रुक जाता। हमारी जो अधिकांश समस्याएं हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होता है? पैसा होता है, ये आप भी मानते हो। इसलिए परेशानियों को देखकर घबराना नहीं है, परेशानियों को देखकर आपको टूटना भी नहीं है। दो घटनाएं कल की बड़ी इंपॉर्टेंट रही लाइफ की, पैसे को लेकर बताऊंगा दोनों को अभी आपको कुछ लाइनें लिखने के बाद में। तो जब आपने कहा कि सर बताइए क्या है शिक्षण उपरांत मूल्यांकन उपागम, तो भाई देखिएगा, व्यक्ति का नाम है बीएस ब्लूम। ये बीएस ब्लूम का उपागम है ये, तो हमने लिख दिया इसका बीएस ब्लूम का उपागम या बीएस ब्लूम का शिक्षणोपरांत उपागम आपने कह दिया है। और ये जो शिक्षणोपरांत उपागम है मूल्यांकन वाला, दरअसल में इसने 3 तत्व बताए आप लोगों को, और वो 3 जो तत्व थे वो कौन कौन से थे? तो पहला जो जवाब था आपने, ये जवाब आपने दे दिया है। उसमें कहा आपने अधिगम उद्देश्यों का, अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब है आपका अधिगम अनुभव प्रदान करना, और थर्ड वाला था उसमें अधिगम अनुभवों का आकलन करना। ये दरअसल में आपके 3 नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। 3 कौन कौन से हैं? तो अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना पहला जवाब है ये, अधिगम अनुभव प्रदान करना दूसरा जवाब है ये, और थर्ड वाला हो गया है अधिगम अनुभवों का आकलन करना। समझता हूं तीनों याद हो गए होंगे। ये निदान उपचार भी नहीं है, योगात्मक और रचनात्मक भी नहीं है, और टीचर, हाँ बिल्कुल, और टीचर पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी भी नहीं है। क्या मैडम? आकलन क्या है? मापन, स्थापन। स्थापन कहां पर आता है? भाई स्थापन तो मैंने नहीं सुना। मैंने विस्थापन, स्थापन, देखो ये मूल्यांकन में तो नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो ये है ना। स्थापन शब्द तो मैंने शायद नहीं देखा है। क्या ये कोई पेपर में था, प्रश्न में था, या बुक में था? ये बुक में था। अभी है आपके पास? कोई बात नहीं, या तो मुझे दिखा देना एक बार, या उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना एक बार। क्लास के बाद दे दूंगा अभी। सर लिख लिया आप लोगों ने ये? वाह, वेरी गुड। देख लो कितने अच्छे लोग हैं। नहीं,
तो ये मेरे हितैषी है सही मामले में। हाँ जी, नहीं आप लोग भी हो, अब मैंने कब मना किया? देखो मैडम ने कहा ना, भी आप में से किसी ने कमिटमेंट नहीं किया। मैडम ने मुझे क्या बोला कि सर हमेशा हम आपकी मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं कभी भेदभाव तो करता ही नहीं क्लास में भाई, कभी मैं इधर से जवाब आना चाहिए। अरे वाह यार, अरे वाह यार। और आप लोग ऐसे क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बने हुए हो? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी में है ना, ऐसा कर रहे हो जैसे मतलब बिल्कुल म्यान से तलवार निकाल कर बैठे हुए हो। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, झगड़ा वगड़ा नहीं करते आप लोग। ठीक है, क्लास में हंसी मजाक चलती रहती है बस, लेकिन वो जरूर है कि ये जो हंसी मजाक है ये कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी की भावनाएं नहीं ठेस पहुंचनी चाहिए। चलिए, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए नेक्स्ट लाइन में आइए। और अगला जो नाम है वो नाम अगला रहेगा आपका कोठारी आयोग के अनुसार। अगला नाम है कोठारी आयोग के अनुसार। हाँ जी, ये कथन ही है ये, और मजेदार बात ये है कि कई बार एग्जाम में आ रखा है ये कोठारी आयोग वाला। तो इन्होंने क्या कहा कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण एवं उसके उद्देश्यों का अभिन्न अंग माना जाता है। ये कहा गया था आपके कोठारी आयोग के द्वारा। मैं रिपीट करूंगा, इन्होंने कहा था कि मूल्यांकन सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण एवं उसके उद्देश्यों का अभिन्न या घनिष्ठ अंग है। ये जवाब किसके द्वारा दिया? तो आपका जवाब है कोठारी आयोग के द्वारा। कोठारी आयोग वही है जिसका गठन 1964, 1966 में किया गया डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में, जो उदयपुर राजस्थान के निवासी थे। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखना है मूल्यांकन एक सतत, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण एवं उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये देखो भाई, आपने जवाब दिया था कोठारी आयोग के द्वारा। लिख लिया था आप लोगों ने? आगे चले फिर। चलिए, एक और व्यक्ति है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टिपिकल नाम भी है। व्यक्ति का नाम है क्यूवलिन एवं हन्ना। क्यूवलिन, और कैसे लिखेंगे भाई? नहीं, लिखना तो आ रहा था, वो घसीटे मारते में तो ऐसे लिखता है, ऐसे अलग अलग है दोनों। ये क्यूवलिन और हन्ना अलग अलग व्यक्ति है दो, क्यूवलिन और हन्ना एक नहीं है, दो है ये। और क्या कहा था क्यूवलिन और हन्ना के द्वारा? इन्होंने कहा कि भाई विद्यालय के द्वारा बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाए जाते हैं
उन परिणामों के या उन परिवर्तनों के परिणामों का संकलन और व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है उसको मूल्यांकन कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्कूल में बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के जो परिणाम होंगे उन परिणामों को एकत्रित करना और एकत्रित करके जो हम उनकी व्याख्या करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। किसके अनुसार? तो जवाब है क्योवलिन और हन्ना के अनुसार। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे और उसमें लिखा आपने, हाँ जी, मूल्यांकन कॉमा करके बालकों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों मूल्यांकन बालकों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में परिणामों का संकलन एवं व्याख्या की प्रक्रिया है। ये देखो भाई, आपका जवाब है परिवर्तनों के विषय में परिणामों का संकलन एवं व्याख्या की प्रक्रिया है। ये जवाब आपने दिया है क्योवलिन और हन्ना के द्वारा। साहस, हिम्मत और संघर्ष के दो प्रतीक कल दो घटनाओं से अवगत हुआ। दोनों का बताऊंगा, पहले एक का, फिर पढ़ाई, फिर दूसरे के बारे में। एक परिवार जिसमें मात्र 3 बच्चे, मात्र नहीं होते, बहुत होते 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। दोनों बहनों का सिलेक्शन होता है पीएमटी की एग्जाम में। जो डॉक्टर हम बनते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 2 बहनों का सिलेक्शन हो जाता है पीएमटी। दोनों एमबीबीएस कर रही है। भाई जो था उसने 2-3, शायद 2 या 3 बताते थे कि 2 या 3 अटेम्प्ट दिए, दोनों तीनों में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। घर में कोई प्रेशर नहीं, छोटा परिवार, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, कोई दबाव नहीं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं कि क्या कर रहा है। कल खबर आती है कि लड़के ने सुसाइड कर लिया। घर वालों की तरफ से कोई डांट नहीं, कोई फटकार नहीं, कोई दबाव नहीं। अब मैडम और मास्टर साहब, आपसे मैं यही कहना चाह रहा था, और लकीली क्लास की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी, कि जिंदगी का नाम ही संघर्ष होता है। जिंदगी का पहला संघर्ष जब हम जन्म लेते हैं, वहां से संघर्ष की शुरुआत होती है। और वैसे देखा जाए तो मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, किसी भी मानव जीवन की जो संघर्ष की कहानियां हैं वो वहीं से स्टार्ट होती है। और कहते हैं कि साहब, एक मां के लिए वो समय बड़ा खास होता है। और इंसान के रूप में बच्चे का जो सबसे बुरा जो दौर होता है वो होता है वो 9 महीने का समय, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। माँ उस तकलीफ को बर्दाश्त करती है खुशी खुशी, क्योंकि उसको पता है इस तकलीफ का अंत खुशियों से होगा। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में, जन्म से लेकर जब तक वो जीवित रहता है, तब तक वो संघर्ष करता है। और उस संघर्ष की घड़ी में एक जो आस है, एक उम्मीद है, उसे कभी विश्वास कह सकते हो आप, आस या उम्मीद या विश्वास इंसान कभी नहीं छोड़ता। और वो है कि काश मुझे एक दिन और मिल जाए, काश मुझे एक मौका और मिल जाए, काश मुझे एक पल और मिल जाए। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि यदि आपका संकल्प सच्चा है, आपके इरादे यदि पक्के हैं, तो आपको कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत आपको दूर नहीं ले जा सकती। लेकिन आपके इरादे यदि सच्चे नहीं हैं तो यकीन मानना, आपको कामयाबी के नज़दीक भी कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए कामयाब होना और फेलियर होना
ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये सबसे पहले खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हमें सक्सेस लेनी है या नहीं लेनी है। इसलिए अभी आपने जिंदगी का सबसे मुश्किल जो काम है उसको अपने हाथ में लिया है, और यूं कहूंगा तो जिंदगी का सबसे आसान काम आपने हाथ में लिया है। आसानी तो है यार, बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया घर वाले पैसे दे रहे हैं, खर्चे को दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, कोई काम नहीं बता रहे आपको, केवल एक ही काम बता रहे हैं कि बस पढ़ाई करते रहना, बस पढ़ाई करते रहना। हालचाल भी पूछ रहे हैं, बार बार में ख्याल रख रहे हैं आप लोगों का। इसका मतलब है कि इससे बेहतरीन समय हमारा भला कौन सा हो सकता है जहां आपकी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में मुश्किलें आएगी, हो सकता है आ रही होगी, अभी हो सकता है और भी ज्यादा आए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि आपको इन परेशानियों से डरकर नहीं भागना, बल्कि आगे बढ़कर इनका सामना करना है, ताकि आप जिंदगी की उस सबसे बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सको जिसको शायद आपने सपने के रूप में देखा है, आपके अपनों ने उसको सपने के रूप में देखा है, और वो कब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक पूरी ईमानदारी के साथ आप मैदान में नहीं डटे रहोगे। तो ये एक लाइन आप लोगों ने लिखी है। दूसरा जवाब है डांडेकर का, व्यक्ति है डांडेकर। डांडेकर व्यक्ति का नाम है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग डांडेनकर। अभी डांडेनकर है, ये क्या कह रहा है, ये इसने केवल इतना सा लिखा है कि बालक ने शिक्षा के उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया है, इसकी जांच को ही मूल्यांकन कहा जाता है। आपने लिखा है बालक ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, भाई लास्ट में प्राप्ति लिखा है मैंने, बालक ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी मात्रा में की है, कितनी मात्रा में की है कि जांच की प्रक्रिया को ही, कि जांच की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। कि जांच की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं, ये हमने जवाब दिया है। डायरेक्टली कह सकते हो कि बच्चे ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है। जब आप उसकी जांच करोगे, समझ जाओ आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। किसके अनुसार? तो जवाब दिया है डांडेकर के अनुसार। उम्मीद है ये आपने लिख लिया है, और सारे जो पॉइंट्स हैं उनको लिखने के बाद में अब हमें ये तो मालूम चल गया कि भाई मूल्यांकन के आधार पर हमें मालूम चलता है शिक्षण कैसा रहा है, अधिगम कैसा रहा है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कितने कौन कौन से आए हैं, बालक ने कहाँ तक सीखा है, शिक्षण का प्रतिरूप कैसा रहा। ये सारी जानकारियां हमें मालूम चलती है मूल्यांकन करने के आधार पर। अब साहब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, जो हमारी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये रहेगा आपका आदर्श मूल्यांकन की विशेषता। सबसे ज्यादा ये प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में आता है, और इसको आपने नाम दिया है आदर्श मूल्यांकन की विशेषता। इसका मतलब केवल इतना सा ही है कि साहब जो मूल्यांकन है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, बस ये प्रश्न हमारे यहां बनता है। तो पहली जो विशेषता है इसको नाम दिया जाता है वैधता। सबसे पहला जवाब है, वो जवाब कौन सा रहेगा? वैधता आपका जवाब रहेगा। और जब आपसे पूछेंगे कि साहब मूल्यांकन में कौन कौन सी विशेषता होती है, तो पहला जवाब है आपका वैधता। अब वैधता जो शब्द है, इस शब्द से आप क्या समझे हो? ये जो शब्द है आपका, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो यदि केवल अर्थ में पूछा जाएगा कि वैधता किसे कहते हैं, तो भाई वैधता शब्द का अर्थ होता है उद्देश्यों की पूर्ति करना। केवल आपसे पूछेगा वैधता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये आपका जवाब रहेगा। तो उद्देश्यों की पूर्ति करना भी इसी को कहते हैं। इसी को कहा जाता है उद्देश्यों के अनुरूप कहा जाता है।
तो पहला जवाब है आपका उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसी को आपने जवाब दिया है वैधता। अब कहते हैं कि साहब उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये वैधता कैसे होगी? तो उसका बहुत आसान जवाब है कि भाई आपने मूल्यांकन का निर्माण जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है, और यदि मूल्यांकन उन उद्देश्यों को पूरा कर दे, तब तो आप कह देना कि आपके मूल्यांकन में क्या है, वैधता है। लेकिन आपका मूल्यांकन उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है, तो फिर आपके मूल्यांकन में वैधता नहीं है। तो आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल बताइए। आप टीचर हो, आपने बच्चों को लेसन पढ़ा दिया। अब लेसन पढ़ाने के बाद में आप जांचना चाहते हो कि बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है। आप जानना चाह रहे थे कि बच्चे को ज्ञान है या नहीं है। अब ये जांचने के लिए आपने मूल्यांकन किया, लेकिन मूल्यांकन से आपको ये तो नहीं पता चला कि बालक को ज्ञान है या नहीं है, लेकिन उसके जगह आपको क्या मालूम चला कि बच्चे की राइटिंग अच्छी है। आपको ये मालूम चला कि बच्चा लिखते समय त्रुटियां बहुत करता है। आपको ये मालूम चला कि साहब बच्चा बहुत ज्यादा गलतियां करता है। अब आप मुझे बताइए, आपका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? कहां हुआ? आप तो जांचना था, ज्ञान जांचना था आपको तो, कि बच्चे को ज्ञान है या नहीं। आपने 1857 की क्रांति पढ़ाई, आपको जानना था कि बच्चे को 1857 की क्रांति का ज्ञान है या नहीं है। लेकिन आपको क्या मालूम चल रहा है? बच्चे की भाषा अच्छी है, बच्चा बहुत सुंदर लिखता है, बच्चा बहुत स्पष्ट लिखता है, ये आपको मालूम चला। तो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? कहां हुआ उद्देश्य? जांचना क्या था? ज्ञान। ज्ञान को जानना चाह रहे थे। मालूम क्या चला? भाषा का ज्ञान मालूम चला। इसका मतलब है मूल्यांकन का निर्माण जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब तो वैधता है। लेकिन यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपके मूल्यांकन में वैधता नहीं होगी। क्लियर है या नहीं है? किसी व्यक्ति ने सुना कि भाई साहब रोज पढ़ाई करने से नौकरियां लगती है, रोज सुबह पढ़ने से सब कुछ याद होता है, ये किसी ने बताया। तो जब उसने बताया किसी ने कि साहब रोज सुबह जगकर पढ़ने से सब चीजें याद हो जाती है, तो उस व्यक्ति ने भी क्या किया, सुबह जल्दी जगकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब साहब वो कुछ दिनों के बाद में देखता है कि सुबह जो भी पढ़ रहा है वो चीजें उसको जल्दी याद हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, इस कार्य में वैधता है या नहीं है? है ना? कि वो क्यों पढ़ रहा था? क्योंकि उसको ये मालूम चला कि सुबह पढ़ने से जल्दी याद हो जाता है। ये उद्देश्य बनाया उसने। क्यों जल्दी पढ़ रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ याद हो जाएगा। इवन ऐसा हुआ, सब कुछ याद हुआ उसको। इसका मतलब है कि उसके इस कार्य में क्या है, वैधता है। तो अर्थ पूछोगे वैधता किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा उद्देश्यों की पूर्ति करना। ये इसका वन शब्द में आप कह सकते हो जवाब है। आपसे पूछेगा उदाहरण क्या है, तो उदाहरण रहेगा कि मूल्यांकन का निर्माण जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, यदि वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तब तो वैधता है, और यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो फिर उसमें वैधता नहीं है। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, और उद्देश्यों की पूर्ति करना वैधता का मीनिंग हो गया है। इसका हम उदाहरण करके लिखेंगे, और इसमें हम लोगों ने लिखा है मूल्यांकन का निर्माण, मूल्यांकन का निर्माण जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, यदि वह पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो मूल्यांकन वैध होगा। तो मूल्यांकन वैध होगा। शायद ये लिख लिया पहला जवाब, ये नहीं, मैं ऐसे पूछा, शायद लिख लिया होगा। और भाई लिखा या नहीं लिखा वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो लिख रहे हो वो समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा मायने रखता है। तो आप लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, राइटिंग बढ़िया जमा कर लिख रहे हो, भाई ज्यादा मतलब नहीं है इस चीज से। ज्यादा जरूरी ये है कि जो लिख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आपकी समझ में आना चाहिए।
बात ठीक है, गलत बात है ये, है ना। हंसी मजाक अपनी जगह पर होती है, ईश्वर करे आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो ये है कि क्लास में जो भी पढ़ोगे वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरी क्लास में बिना समझे जाओगे मुझे बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ वैसे ही होगी जैसे लोगों के घर पे खाना खाने जाते हैं लेकिन हम वहां से खाना खा के नहीं आते हैं, तो सामने वाले को बड़ा बुरा लगता है, यार तुम आए थे लेकिन खाना खा के नहीं गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, भूखे पेट जा रहे हो। ठीक वैसे ही क्लास में आए हो तो समझ कर जाना, बिना समझे हमें क्लास से जाना ही नहीं है। वैधता पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है, आगे चले। फिर नेक्स्ट जो नाम है उस नेक्स्ट नाम में हमें लिखना है, और वो जो नेक्स्ट नाम है वो रहेगा आपका विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार जो नाम पूछा गया है वो है विश्वसनीयता, तो मैंने यहां से इंपोर्टेंट कर दिया है। अब कोई पूछेगा यार विश्वसनीयता कहते किसे है, तो मेरा जवाब है डायरेक्टली, और वो रहेगा आपका परिणामों में एक रूपता। आपका जवाब है परिणामों में एक रूपता। अब मैं चाह रहा था कि भाई इसका जो अर्थ है ये आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताइए कि साहब विश्वसनीयता हम आखिर कहते हैं किसे है। हाँ बताओ ना आप, हाँ एग्जाम्पल से बता दो। यार एक मिनट यार, इसे कहा जाता है विशुद्ध रूप से चालाकी कहा जाता है इसको, है ना। हाँ हाँ भाई, वेरी गुड, जैसे ऑप्शनल एग्जाम्स में होता है। लेकिन ये जवाब बड़ा शानदार लगा मेरे को, है ना। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूं लेकिन मुझे पता है कि आप समझ गए हो। हर कमाल, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, और समझ लेते हैं इसको एक बार। एक बालक की उत्तर पुस्तिका होती है, कॉपी होती है, तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं कि यार तुक्का मारा है इसने, तो टीचर ने नंबर दे दिए होंगे इसको, टीचर ने भेदभाव किया है, इसके ज्यादा नंबर आ गए हैं। तो जब हम एक ही बालक की जो उत्तर पुस्तिका है, कॉपी है उसकी जांच अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की जाए और परिणाम आपके सदैव एक समान रहे, एक जैसे रहे, उस गुण को कहा जाता है विश्वसनीयता। यही कारण है कई बार एग्जाम में प्रश्न भी दे देते हैं आपको। एक बालक ने गणित की परीक्षा में, सामाजिक अध्ययन की परीक्षा में 68 अंक प्राप्त किए, उसकी उत्तर पुस्तिका को अलग अलग विद्वानों के द्वारा जांच किया गया, लेकिन उसके परिणाम सदैव सेम ही रहे। यह मूल्यांकन के कौन से गुण को प्रदर्शित करेगा, तो आपने जवाब दिया है विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता को शॉर्ट में हम कह देते हैं, एक आपने जवाब दे दिया परिणामों की एक रूपता, हम दूसरा जवाब दे देते हैं परिणामों की बारंबारता, हम जवाब दे देते हैं परिणामों की नियमितता, हम जवाब देते हैं परिणामों की समानता। ये सारे के सारे जो शब्द है ये किसके लिए आते हैं, तो जवाब है आपका विश्वसनीयता के लिए। मैडम मैं आपसे जरूर नहीं पूछ पाया, आप कुछ बताना चाह रहे थे, उससे पहले मैंने बताना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, है ना, तो मैं थोड़ा सा बीच में रह गया था, इसलिए भाई मुझे पता था कि आप कुछ जवाब देने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को मैं आपसे ही पूछूंगा। हाँ यार भाई, कोई ऐसा नहीं समझे अपने आप को, देखो ऐसा नहीं समझे मेरे साथ भेदभाव हो रहा है ना भाई। तो पहले मैं आपका बोलूंगा कि आप बताओगे
और फिर प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा फिर, है ना भाई? ये ठीक है ना? ये हिसाब बराबर हो जाएगा थोड़ा सा ये। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखने वाले हैं और उसमें हमें लिखना है, हाँ जी, पहले तो लिख देंगे इसका अर्थ, लिख देंगे परिणामों में एक रूपता, ये इसका अर्थ हो गया है। अब हम लिखेंगे इसका उदाहरण। तो आपने लिखा है साहब, जब किसी बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच, जब किसी बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय में की जाती है, लेकिन परिणामों में निरंतरता, नियमितता, स्थायित्व, परिणामों में निरंतरता, नियमितता, स्थायित्व, समानता होती है या समानता रहती है, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। उसे विश्वसनीयता कहते हैं। ये हमने जवाब दिया है। हाँ भाई, अभी देख लेते हैं एक बार। नियमितता के बाद में स्थायित्व है, क्या लगाना चाहिए था यहां पर? निरंतरता, नियमितता, स्थायित्व, समानता रहती है, उसे विश्वसनीयता कहते हैं। कल क्या हुआ भाई, मेरी मामा की लड़की है, तो बहुत टाइम पहले उसकी शादी हो गई थी, शायद मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं तक पढ़ी थी वो। तो बीएसएफ में कमांडेंट थे उस समय, तो शायद मेरे ख्याल से कोई इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट पर थे जब उनकी शादी हुई थी। कोई 2-5-10 साल में एक बार ही मुलाकात होती थी, बात भी कोई महीने में, 6 महीने में, साल में कोई 1-2 बार होती थी। कल उसका फोन आया था, तो मैं कहीं बिजी था, मैं उसका फोन नहीं उठा पाया। फिर जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे को अचानक याद आया, अरे यार मेरे को उसका तो फोन आया, मैंने बात नहीं करी। तो मैंने उससे बात की, मैडम और मार साहब, वो बात अभी हिम्मत की चल रही थी, थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, अभी त्याग की चल रही थी, संघर्ष की चल रही थी, जोश की बात चल रही थी, जज्बे की बात चल रही थी। पिछले 8 महीनों से हॉस्पिटल में है वो, 8 महीने से, और पिछले 8 महीने से हॉस्पिटल में है, लेकिन किसी को बताया नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूं, और किसी को पता भी चल गया हॉस्पिटल में है तो मना कर दिया कि आपको मिलने नहीं आना है। अब सवाल ये उठता है कि यार 8 महीने से हॉस्पिटल में क्या कर रही है? उनके हस्बैंड, उनके पतिदेव को कैंसर हुआ, और कैंसर भी ब्लड कैंसर। आपको मालूम है ब्लड कैंसर, वैसे तो कैंसर का नाम ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कैंसर के जो अनुभव है लोगों के वो अच्छे नहीं रहते हैं। कीमोथेरेपी चलती है, आपको मालूम है 7 कीमोथेरेपी, जैसे मुझे उसने बताया कि 7 कीमोथेरेपी होती है, या शायद 8 होती होगी तो लास्ट है, अभी 7 हो चुकी तो लास्ट है, या फिर पता नहीं 6 या 7 या 8 में से कोई थी। अब मैडम और माट साहब, आप बताइए मेरे को, 8 महीने से वो अपनी पति के जीवन के लिए लड़ रही है, साथ में कोई नहीं है। एक बेटा यहीं रहता है साथ में, मतलब अजमेर में रहता है, बेटी कजाकिस्तान में रहती है,
वहाँ से MBBS कर रही है, और एक सिंगल लड़की जिसको अशिक्षित, खुद कह रही थी अपने आप को कल कि भाई मैं तो अशिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, 8वीं 9वीं पढ़ाई क्या अहमियत रखती है, वो भी गांव के स्कूल की। तो कहते हैं कि मैं एक निरक्षर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मैं मेरे पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब हुआ कि साहब, जीवन को बचाने के लिए और मौत को हराने के लिए जब लोग लड़ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, अपने करियर को संवारने के लिए लड़ना या संघर्ष करना मुश्किल होता है या आसान होता है? मेरे ख्याल से आसान होता है। यही कारण है कि आप और हम जैसे लोगों के जीवन में जब छोटी सी तकलीफ आती है, तब हम छोटी सी तकलीफ के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन सच कहें, यदि हम जमाने को देखें तो जमाने की जो समस्याएं हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और हम हमारी जो छोटी सी समस्या होती है हम उसी को राई का पहाड़ बना देते हैं। इसलिए अभी रोजगार नहीं है, अभी एग्जाम दे रहे हो, छोटे मोटे कष्ट जीवन में चल रहे होंगे, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि शायद ईश्वर ने आपके रास्ते में, आपके जीवन में जो कष्ट दिया है, शायद वो बहुत छोटा है। बाकी लोगों के जीवन में शायद उससे बड़े बड़े कष्ट भी है। इसलिए कष्टों से घबराना नहीं है, कष्टों से डरना नहीं है, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो अभी आना बाकी है। कितनी बड़ी बात बोली मुझे कल उसने कि मैं जब जन्म लिया, तब बच्चे का जन्म लेता है तो गंजे ही तो होते हैं ना भाई, बाल कहाँ होते, बोल बहुत नाक के बराबर होते हैं, है तो आप उसको गंजे की कैटेगरी में रख सकते हो। आप बाल तो होते हैं, लेकिन वो होना नहीं होना बराबर होता है कि वो झड़ते हैं वो तुरंत, उसके बाद में आपके जो बाल आते हैं वो स्थायी होते हैं, या हम उनको उतरवा भी देते हैं, यूं भी कह सकते हो। तो कहती है कि भाई मैंने अपनी माँ के कोख से गंजी जन्म लिया और तिरुपति महाराज से निवेदन किया कि मेरे पति को ठीक कर देना, मैं तेरे दर पर दूसरी बार गंजी होंगी आके, है ना। आप समझिए, एक महिला के लिए उसके जीवन में मुझे लगता है शायद उसके केस जो है उसके सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई ऐसे संकल्प के साथ टिका हुआ है और मालूम है कि आपके जो जीतने के चांस है वो बहुत कम चांस है, उसके बावजूद भी व्यक्ति आस नहीं छोड़ता, हिम्मत नहीं छोड़ता, लड़ता रहता है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी 8 महीने से बताया क्यों नहीं? ऑब्वियस सी बात है, माइंड में प्रश्न आता है, मेरे भी मन में ये था भाई बताया क्यों नहीं। जैसे आपके में आया होगा, जब कीमोथेरेपी होती है वो बताती है कैंसर जो होता है हमारे ब्लड में होता है, ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर है वो आपके ब्लड में होता है, और जिसकी कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी को हम देसी अंदाज में बोलते हैं सिकाई करना, सेक करना, सेकना। तो वो जो सेक होता है आपका बॉडी का मशीन के माध्यम से, कहते हैं कि आपके ब्लड में दोनों तरह की सेल्स पाई जाती है, गुड सेल्स और बैड सेल्स। तो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जितने भी सेल होती है जो आपके जीवन को बनाए रखने के लिए भी अच्छी होती है, कुछ गलत सेल डेवलप हो जाती है तो जीवन के लिए खतरनाक भी होती है। तो उस सेक के माध्यम से आपकी जो ब्लड में जो सेल्स होती है उन सेल्स को खत्म किया जाता है। वायरस कह सकते हो आप कि ब्लड में जो वायरस होता है उसको खत्म किया जाता है। और कहते हैं साहब वो जो सेल होती है आपके ब्लड में, वो जो सेक होता है इतना खतरनाक होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, जीवन जीवित रहने की क्षमता, जीवन को जीने की क्षमता, वो इम्यूनिटी पावर 0 पर आ जाती है। और 0 पर आने के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए जिसको जुकाम लगी हुई है, जो बीमार है, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, कहते साहब आपके जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो जीवन को बचाए रखने के लिए कहां पर रखा गया? अकेले में रखा गया। क्यों? ताकि कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं आए, किसी के टच में आप नहीं आओ, ताकि आपके जीवन को बचाया रखा जा सके। कहते साहब जब कीमोथेरेपी होती है तब लोगों के, मैं तो पढ़ा ही था मैंने, आपने युवराज सिंह को देखा होगा भाई, है ना, फोटो आती थी, उसके वीडियो आते थे, तो वेट जो है वो आधे से ज्यादा कम हो जाता है। मतलब 70-80 किलो का जो आदमी है उसका वेट जो है 30-40 किलो, 40 किलो, 50 किलो रह जाता है, 50 से ज्यादा होता है, 30-40 किलो में सिमट जाता है वो। क्यों? ब्लड तो जल गया ना, सारा ब्लड जल जाता है। वो कह रही है कि मुझे खुशी है कि मेरे हस्बैंड का वेट है 85 केजी, 85 केजी। मुझे डॉक्टर ने हंसते हुए बोला कि मैडम मैंने आपको वेट बढ़ाने के लिए नहीं बोला इनका, मतलब 4-4, 5-5 बार
वहीं हॉस्पिटल में लॉज मिलती है, हॉस्पिटल में रूम मिलते हैं प्राइवेट। कहते हैं लॉज लेकर दिन में 4-4, 5-5 बार वो चीजें बनाकर दे रही हूं जिनका नाम मैंने आज तक नहीं सुना, केवल किसके माध्यम से? फोन के माध्यम से। तो आप सोचिए जरा, यदि इतनी लगन इंसान की हो जाए तो मैं समझता हूं शायद ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, नियति को भी हारना पड़ता है। तो बस नौकरी लगनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट यही है। अपनी नियति को हराने के लिए इतना मजबूत अपने आप को बना लो कि कुछ भी हो जाए चाहे जीवन में, पढ़ाई से कम, नौकरी से कम कुछ चाहिए नहीं है। और कहा भी जाता है कि जब आपको कामयाबी आपको आपकी सांसों की तरह लगने लग जाए, समझ जाना कामयाबी पर पहला हक आपका है। और कई बार क्या होता है कि जब हम कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए जो कीमत हमें चुकानी होती है, वो जब कीमत हम नहीं चुकाते हैं तब हम अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए अपने साथ बेहतर करिए, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो असफलताएं हैं ये आपके नजदीक नहीं आए। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि वैधता पढ़ा आप लोगों ने, विश्वसनीयता भी आपने देख लिया है, दोनों के उदाहरण भी आपने देख लिए हैं। मेरा छोटा सा प्रश्न है आपसे, और वो छोटा सा प्रश्न क्या है, मुझे केवल इतना सा पूछना था आप लोगों से कि वैधता और विश्वसनीयता के बीच में एक संबंध होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैधता और विश्वसनीयता के बीच में संबंध होता है। आप मुझे बता सकते हो कि वो संबंध कैसा होता है? हाँ जी मैडम। नहीं, अब पहले क्यों मना कर दिया, है ना? मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्रश्न को कि वैधता और विश्वसनीयता के बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ, ठीक है। और बताइए, कौन बताएगा? इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध कैसा होता है? कैसा होता है संबंध? वैधता और विश्वसनीयता के बीच में एक संबंध होता है। बस मेरा प्रश्न यह था कि वो संबंध कैसा होता है? कौन बताएगा भाई? वैधता और विश्वसनीयता के बीच में संबंध होता है, लेकिन वो संबंध होता कैसा है? वो संबंध होता है सकारात्मक। कैसा होता है? सकारात्मक। और सकारात्मक का मतलब क्या हो गया है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। नकारात्मक में क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मांग और पूर्ति में पढ़ते तो है, ये मांग और कीमत में पढ़ते तो है हम लोग, रिलेशन होता है उनके बीच में। ठीक वैसे ही जिस मूल्यांकन में वैधता जितनी ज्यादा होगी उसमें विश्वसनीयता भी उतनी ही ज्यादा होगी। जिस मूल्यांकन में वैधता कम होगी उसमें विश्वसनीयता भी उतनी ही कम रहेगी। वैधता का मतलब होता है उद्देश्यों की पूर्ति करना। उद्देश्यों की पूर्ति करेगा तो विश्वसनीयता भी ज्यादा होगी, और यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा तो फिर आपके विश्वसनीयता भी कम होगी। तो नेक्स्ट लाइन में हम नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नोट करके हम लिखेंगे, और इसमें जवाब हमने दिया है, वो जवाब आपका रहेगा। नोट करके हमने लिखना है। कहते साहब, वैधता एवं विश्वसनीयता, वैधता एवं विश्वसनीयता के मध्य में वैधता एवं विश्वसनीयता के मध्य में सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध होता है, इसलिए किसी मूल्यांकन में वैधता का स्तर जितना अधिक होगा उसमें विश्वसनीयता भी
उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी, ये आपका जवाब है। शायद ये लिख दिया आप लोगों ने ये। अगला जो जवाब है आपका, और अगला जो जवाब है वो लिखेंगे आप वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट जवाब है उसमें लिखेंगे वस्तुनिष्ठता। अगला जवाब है वस्तुनिष्ठता। अब ये जो नाम है ना भाई वस्तुनिष्ठता, ये आपने कई बार लिया है आज, तो मैं चाह रहा था कि भाई इसका जो जवाब है ना वो आप लोगों के द्वारा ही दिया जाए कि हम वस्तुनिष्ठता कहते किसे हैं। कौन बताएगा भाई? इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता हम किसे कहते हैं? जी गुरुदेव, विचार तो कर रहे हो, मैं आप ही से कह रहा हूं यार, मन में तो आ रहा है कि गुरुदेव मैं ही बताऊंगा इसका जवाब, तो चलो बताओ एक बार किसे कहते हैं। नहीं, चलिए किसे कहोगे वस्तुनिष्ठता? किसी वस्तु का ज्ञान होना, ठीक है, वेरी गुड। और कौन बताएगा वस्तुनिष्ठता हम किसे कहते हैं? क्या होता है? सटीक उत्तर का होना, वेरी गुड। और कौन बताएगा किसे कहेंगे हम वस्तुनिष्ठता? परिणाम जो आते हैं वो सटीक ही होने चाहिए। और इसका जवाब क्या रहेगा? मार साहब करो ना यार, जोर लगाओ यार। हाँ गुरुदेव, क्या बोलिए, दोबारा बोलिए एक बार। जिस परीक्षा का परीक्षक के ऊपर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता हो, ठीक है। और कौन बताएगा भी? हाँ दोस्त, आप भी बताने के मूड में लग रहे हो मुझे। हाँ, है ना? अरे वाह, वेरी गुड। देखो आपके चेहरे देखकर मालूम चल जाता है ना कौन कौन बताने के मूड में है ना? उसके चेहरे पर क्या है, मतलब चेहरे पर ना खुशी झलकती है उसके चेहरे पर, उसके लगता है कि ना वो कॉन्फिडेंस है वो जवाब देने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने इसका जवाब तो सही दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं आप लोगों के, लेकिन आंसर आप लोगों का सही था। एग्जैक्टली तो जो मैडम ने कहा वो मैंने लिख दिया इसमें। इसका जो आंसर का जो एक शब्द में बात करेंगे तो वो तो हो जाता है सटीक उत्तर, टू द पॉइंट आंसर अपन इसको कह सकते हैं। अब इसको समझाने का दूसरा तरीका है कि साहब यदि मूल्यांकन के ऊपर मूल्यांकन करता और जिसका मूल्यांकन है उसके व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तब तो वो वस्तुनिष्ठ रहेगा। और यदि उनके व्यक्तिगत जो विचार है उनका प्रभाव मूल्यांकन के ऊपर आ रहा है तो समझ जाना वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो अब आपने कहा सर उदाहरण देकर बताओ तो समझ में आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब आप मुझे बताइए, दो प्रश्न आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न है कि भारत को आजादी कब मिली? इसका जवाब क्या रहेगा? 15 अगस्त 1947। और बोला आप कंगना रनौत के हिसाब से पूछोगे तो 2013 के बाद, 14 के बाद, है ना? कंगना रनौत के अनुसार तो मिली 2014 के बाद। तो हिंदुस्तान में नमूनों की कमी थोड़ी है, तो ऐसे नमूने भी है ना? इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों ने मां भारती को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया वो शायद निरर्थक था वो, है ना? और ऐसे लोगों को भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बताइए आप। इससे बड़ी हिंदुस्तान की सहिष्णुता का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, है ना? कोई कहे ना कि असहिष्णुता होना, नहीं नहीं नहीं, सहिष्णुता होना। हम उन लोगों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं जो एम ही है, खाली पीली है, उनको भी बर्दाश्त किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं।
और दूसरा मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था, और वो दूसरा प्रश्न क्या था कि भारत की आजादी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। तो आप मुझे बताइए, इस प्रश्न का जवाब कोई एक हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता ना। सबके अलग अलग विचार है, आपके अलग है, मेरे अलग है, मेरे अलग है, सबके विचार अलग है। और हो सकता है कोई बाहर जो बैठा होगा उसके विचार अलग होंगे। तो इस लाइन को एक बार उदाहरण के रूप में लिख देते हैं, तुरंत लिखवा दूंगा, नहीं छोड़ते इसको। और इसमें हमें एक लाइन लिखनी है, उसमें लिखा आप लोगों ने, यदि मूल्यांकन के परिणाम व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं तो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। मतलब विचारों का प्रभाव पड़ेगा तो मामला गड़बड़ है, और नहीं पड़ेगा तो ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।